नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए हम सामूहिक आनापान सती ध्यान करें। और आज हमारे साथ सत्यपाल शर्मा सर जी हैं। वे हमें मेडिटेशन कराएंगे और फिर हमें विजडम भी देंगे। तो सत्यपाल सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद आप। जी, धन्यवाद मैडम। सभी को प्रणाम और आत्मवंदन। यस। और आइए आज की सुबह का स्वागत करते हैं ध्यान के साथ। ध्यान के लिए सभी क्रॉस लेग बैठें, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा के गोद में रखें, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें और रीढ़ की हड्डी को जहाँ तक संभव हो सीधा रखें और गर्दन को भी सीधा रखते हुए गहरी लंबी सांस लेते हुए और सांस को नाभि तक महसूस करें। आपका पेट फूलना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़िए। इस तरह से 3 बार करके अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। पूरी तरह से शिथिल किए हुए शरीर को अब हम ध्यान की इस यात्रा पे लेकर चलते हैं। अपने पूरे ध्यान को, अपने मन को, अपनी दृष्टि को अपनी नासिका के द्वार पर रखें और प्रत्येक आती हुई सांस को आते हुए महसूस करें और देखते रहें प्रत्येक जाती हुई सांस को। अपनी दृष्टि अपनी नासिका द्वार पर एकाग्र होकर स्थिर कर दें और अपने मन की स्थिति को अपनी इस दृष्टि के साथ ही एकाकार कर दें, जिससे आने वाले विचारों को हम धीरे धीरे शांत कर सकें। शांत मन ही हमारा लक्ष्य है। जैसे ही हम अपने मन की शांत अवस्था को प्राप्त होंगे, वैसे ही हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाएंगे और धीरे धीरे वह विश्व शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करने लगेगी। मन की शून्य अवस्था को प्राप्त करते हुए, मस्तिष्क को भाव शून्य करते हुए, पूरे शरीर के अंदर
उस अद्वितीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करिए। प्रत्येक कोशिका में आती हुई उस ऊर्जा को महसूस करें। ऊर्जा के उस अनंत विस्तार के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें और अपने सहस्त्रार चक्र से भीतर आती हुई उस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें और एक गहरी आत्मिक शांति महसूस करें। अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश के एक पुंज को महसूस करें और इस प्रकाश के अंदर ही उदय होते हुए उस ज्ञान को भी महसूस करते हुए अपने नीचे के चक्रों तक की यात्रा में दृष्टा बने और महसूस करें कि एक एक चक्र के अंदर हमारी यह ऊर्जा उनको शुद्ध, परिष्कृत, निर्मल और ऊर्जावान करती जा रही है।
हमारे हृदय क्षेत्र में स्थित अनाहत चक्र में अब यह ऊर्जा सक्रियता की पूरी तरह से शुद्धि, निर्मलता और ऊर्जामय बनाती हुई हमारे भीतर धैर्य, प्रेम, करुणा, दया, सभी प्रकार के दिव्य गुणों को बढ़ा रही है। मणिपुर चक्र में आई हुई यह ऊर्जा इस चक्र से जुड़े हुए सभी अंगों को, हमारे पाचन संस्थान को निरोगी, स्वस्थ और सक्रिय कर रही है। स्वादिष्टान चक्र तक आई हुई हमारी है ऊर्जा हमारे मल उत्सर्जन के सभी अंगों को पूरी तरह से शुद्ध, स्वस्थ और निरोगी बना रही है और हमारा ये तंत्र पूरी तरह से स्वस्थ और कार्यशील है। मूलाधार चक्र तक आई हुई ऊर्जा मूलाधार चक्र को शुद्ध, सक्रिय कर रही है और इस चक्र से जुड़े हुए हमारे पूरे शरीर के रक्त, हड्डी और मसल्स को यह पूरी तरह से ऊर्जावान बनाती जा रही है।
अपने सर से पांव की उंगलियों तक फैले हुए अपने इस पूरे शरीर के विस्तार में अरबों कोशिकाओं को मिलती हुई यह ऊर्जा एक पुनर्जीवन हमको दे रही है। बाहरी जगत से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त करते हुए अपने अंतर जगत की यात्रा में पूरी तरह से डूब जाएं और महसूस करें अपने उस एकांत को, उस शांत होते हुए मन को और उस असीम आनंद को महसूस करते जाएं। अपने मूल स्वरूप अपने आत्म तत्व की ओर जागरूक हों और अपने चेतना को अपने आत्मा की ओर उन्मुख करते हुए अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कोशिश करें, महसूस करें मेरा मूल स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ।
अपने मन से, अपने विचारों से मुक्त होने के बाद अपनी बुद्धि के अंदर आने वाले भावों को भी मुक्त हो जाएं। उन सभी भावों से, मन और बुद्धि से अपने आप को स्वतंत्र करें, मुक्त हो जाएं। अब अपने शरीर से भी अपने आप को मुक्त करें और अपनी चेतना को एक पक्षी की तरह इस पूरे आकाश में निश्चिंत और स्वच्छंद उड़ान के लिए लेके जाएं। चारों तरफ गहरी शांति, गहरा आनंद, स्वतंत्र होकर पूरी तरह से पक्षी की तरह उड़ते रहें। अपने मन को, मस्तिष्क को शांत करके केवल अपनी चेतना के प्रति जागरूक। अनंत आकाश में उड़ती हुई, हमारे पक्षी की तरह उड़ती हुई चेतना को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दें।
इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर उस असीम आनंद में घूमने दें। पूरी तरह से आनंदमय इस संसार को, अपनी चेतना को उसी में विचरने दें। दिव्य चेतना से भरपूर और परम आनंद के उस सागर में तैरती हुई हमारी चेतना को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दें। आनंद के इस सागर में डूबने दें। अपनी चेतना के इस असीम विस्तार को, इस असीम क्षेत्र में अपनी चेतना को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दें।
मन और बुद्धि के बंधनों से मुक्त होकर हमारी चेतना पूर्ण आनंद के इस महासागर में पूरी तरह से तैर रही है। महसूस करें उस शांत आनंदमय उस पूरे लोक को हम पूरी तरह से घूम रहे हैं, देख रहे हैं और अपने आप को उस शांति के अनंत स्रोत के साथ जोड़ रहे हैं। अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में लेके आए, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो। सर से लेके पांव तक के हमारे इस शरीर के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा, शांति और रोग मुक्त होकर अब यह शरीर पूरी तरह से निर्मल, स्वस्थ और ऊर्जावान हो गया है। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और अपने हाथों की ऊर्जा को अपने चेहरे पे महसूस करते हुए अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए एक गहरी मुस्कुराहट के साथ अपनी चेतना में लौटें, सहज स्वाभाविक स्थिति में आ जाएं। अपने शरीर के सभी अंगों को हिलाएं डुलाएं, हाथों को पैरों को स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग करके गर्दन को इधर उधर घुमा के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें।
थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। धन्यवाद बहुत। जी, थैंक यू। सभी सहज हो गए हैं और हम आज आगे बढ़ेंगे। शाकाहार की हम बात कर रहे थे। शाकाहार की श्रृंखला में कल हमने कुछ बातें की। आज हम आगे बढ़ाते हुए प्राणी जगत के रचना किस तरह से हुई है उस पर बात करेंगे। सभी प्राणियों को दो तरीके से उनके शरीर की रचना की गई है और उस शरीर की रचना में इस बात का पूरी तरह से प्रकृति ने ध्यान रखा है कि उनके आहार की स्थिति क्या होगी, वो किस तरह का आहार वो प्राणी लेगा। उसके जीवन निर्वाह के लिए, जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो उसके आहार से जो उसको मिलते हैं, और वो आहार लेने के बाद उसका शरीर किस तरह से उसको प्रोसेस करता है, कैसे उसकी अंदर से आहार से मिलने वाले जो तत्व हैं वो शरीर को किस तरह से पोषण देते हैं। इसके लिए उस शरीर की रचना को इस तरह से किया गया है कि वो उसको सूट करता हो। तो हम देखते हैं कि मांसाहारी और शाकाहारी दो तरह के प्राणी हमको चारों तरफ हमारे दिखाई देते हैं। मांसाहारी प्राणियों की दांतों की, हाथों की और उनके पंजों की, उनके पैरों की जो बनावट है विशेष तौर पर अलग तरह की होती है। क्योंकि मांसाहारी जीवों को मांस के भक्षण के समय जिन तेज दांतों की जरूरत होती है, तेज और शार्प जो दांत होते हैं उनकी जरूरत होती है। फिर उनकी जो आंतों की जो लंबाई है वो एक विशेष प्रकार से बनाई जाती है जिससे उसका पाचन हो। और फिर उनके जो पंजे होते हैं उसमें नाखून होते हैं बड़े बड़े हुए, ताकि वो उसको भोजन करने में या शिकार को पकड़ने में, शिकार को भोजन के लिए तैयार करने में वो उसके नाखून उसकी मदद करते हैं। जब हम मांसाहारी जीवों के इस शारीरिक रचना पर विचार कर रहे हैं तो फिर हमें मानव की शारीरिक रचना पर भी विचार करना होगा। तो हमारे शरीर की जो रचना है वो इस प्रकार से है कि हमारे दांत जो भोजन को चबाते हैं वो मांसाहारियों से अलग तरीके के होते हैं। उसी तरह से हमारी आंतों की जो लंबाई है वो भी मांसाहारी जीवों से अलग तरह से होती है, जिससे कि वो भोजन आंतों में पचता है और वो रस जो है जो उस भोजन में होता है, जो आवश्यक होता है शरीर के लिए, और जिससे रक्त मांस मज्जा जो भी है हमारी शरीर की पोषण के लिए, वो सारा वहां से मिलता है और फिर उसके बाद हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसके बाद हमारे पैरों की बनावट जो होती है उसमें किसी तरह के तेज नाखून और वो नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो ये कि हमारे शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वो मांसाहारी जीवों से एकता नहीं रखती, वो अलग तरह से बनाए जाते हैं और फिर वो जीव केवल वही भोजन करते हैं। अगर किसी शेर को अच्छे से अच्छा भी घास ला के दिया जाए तो उसके लिए वो व्यर्थ है। किसी हिरण को अगर आप मांस उसके सामने रखें तो उसके लिए वो व्यर्थ है। तो जिसका जो भोजन है उसके लिए किसी भी परिस्थिति में वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता, चाहे वो भूख से वहीं पे दम तोड़ दे, अपने शरीर को छोड़ दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक घास खाने वाला प्राणी अपने भोजन को मजबूरी में
ये सोच के कि मुझे घास नहीं मिल रही और मांस मिल रहा है तो मैं इसको खा लूं। तो वो पूरी तरह से न केवल शरीर की रचना के हिसाब से बल्कि अपनी प्रकृति के हिसाब से भी भोजन को, आहार को पहचानता है कि उसके लिए कौन सा आहार आवश्यक है। तो हम जब आते हैं मानव समाज के ऊपर, तो मानव को बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम बनाया गया है और उसको स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने भोजन के प्रति कैसा रुख और अपनाता है, क्या उसकी व्यवहार रहता है भोजन के प्रति। तो यहाँ जब हम उस मार्ग से भटक जाते हैं, ये जानने के बावजूद कि हमारे शरीर की रचना किस तरह से हुई है, हम एक शाकाहारी शरीर हैं, वनस्पति पर आधारित भोजन वही हमारे लिए बनाया गया है, उपयुक्त है, तो उसके मार्ग से दूर हो जाते हैं। तो फिर बीमारियों के 3 कारण बताए गए हैं, कॉजेज ऑफ इलनेस। तो उसमें अवैज्ञानिक, अवांछित और अनियमित भोजन, ये एक प्रमुख तत्व है। अवैज्ञानिक का मतलब वैज्ञानिक तरीके से जो चीज जिस तरह से बनाई गई है उसके अंदर दूसरी तरीके से काम करना। जैसे जो पेट्रोल इंजन बनाया गया है उसको डीजल के साथ चलाने की कोशिश करना, तो अवैज्ञानिक हो गया वो, अनसाइंटिफिक। तो सबसे पहले कॉजेज ऑफ इलनेस में, बीमारी के कारणों में, अनसाइंटिफिक भोजन। फिर आता है अवांछित, जिसकी जरूरत नहीं है या जितनी मात्रा की जरूरत नहीं। अवांछित यानी उतना ही जितना चाहिए और वही जिसकी जरूरत है। तो जो भोजन साइंटिफिक है, यानी कि हमारी इस मशीन के लिए, हमारे इस शरीर को जिस तरीके से बनाया गया है उसके हिसाब से जो भोजन लिया जाता है वो होगा वैज्ञानिक। अदरवाइज वो हो जाएगा अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक। अवांछित यानी जिसकी जरूरत नहीं है। भोजन किस लिए लिया जाता है? भोजन हम ऊर्जा के लिए लेते हैं, हमारे पोषण के लिए लेते हैं, जिससे प्रत्येक कोशिका को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, सॉल्ट्स मिल सकें। और इन सभी का हमारे शरीर में अलग अलग रोल है। अरबों कोशिकाओं से बने हुए इस शरीर को प्रोटीन से प्रत्येक कोशिका को उसकी रचना में सहायक होता है। उसकी बाउंड्रीज में, एक जैसे एक ईंट की एक बाउंड्री होती है, उसी तरह प्रत्येक कोशिका की एक बाउंड्री को प्रोटीन बांध के रखता है। उसी तरह उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऊर्जा देता है, जितना भी हम कार्य करते हैं उसकी ऊर्जा हमको वहां से मिलती है। उसके बाद फिर फैट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, वो हमारी शरीर की इम्यूनिटी वगैरह के लिए काम करता है। तो साइंटिफिक एक बेस है। कुदरत ने, प्रकृति ने इस तरीके से शरीर को और भोजन को बनाया है कि अंदर जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों को किस किस तरीके से, किस किस सोर्स से हम ले सकें। तो वनस्पति जगत में वो सब कुछ है जो हमारी इन आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर आपको विटामिन चाहिए तो उसके लिए अलग फल हैं, जिस पर्टिकुलर विटामिन की जरूरत है उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रूट बनाया गया है। उसी तरह
पानी की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, तो इन सभी में पानी की मात्रा होती है। जो भी फ्रूट्स, फल, सब्जी, वनस्पति हम लेते हैं, सभी में पानी होता है। तो वो हमारी पानी की आवश्यकता को पूरी करता है। 70% इस शरीर में पानी है। तो वो किस सोर्स से वो पानी की पूर्ति हो? तो जब वनस्पति शाकाहारी भोजन हम करते हैं तो हमारी जल की जो आवश्यकता है वो भी उन्हीं से पूरी होती है। तो इस प्रकार साइंटिफिकली किस चीज की जरूरत है वो देखें। हमारे शरीर में हमको कितना भोजन और क्या क्या भोजन, वैरायटी, जैसे दाल, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम रोटी, चपाती, चावल लेते हैं, तो इसी तरह से एक को एक साइंटिफिक वे में लेना है। यानी किसी एक ही चीज की अधिकता नहीं। प्रोटीन भी ज्यादा मात्रा में नुकसानदायक है, उसी तरह से सभी को हम इसको बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो ये बैलेंस्ड डाइट संभव है जब हम प्रकृति में मिलने वाली इस वनस्पति जगत की एक पूरे विस्तार को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि जिन जिन आवश्यकताएं हैं हमारे शरीर के, जिन जिन विटामिन की आवश्यकता है, उनके लिए फल बनाए गए हैं। जिस जिस चीज की हमको जरूरत है उस तरह का फल, फ्रूट, सब्जी, अनाज, दालें। तो वैज्ञानिक तरीके से प्रकृति ने इस शरीर को, मानव शरीर की रचना को किया, और फिर प्रकृति को ये कहा कि इसकी पूर्ति करने के लिए, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तुम ये सब चीजें पैदा करो। तो वहां पर मांसाहार की किसी भी तरीके से कहीं कोई उपयुक्तता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ शरीर, अपने विचार शुद्ध रख सकते हैं। क्योंकि जब किसी जानवर को मारा जाता है, एक होता है स्वाभाविक जीवन पूरा करने के बाद उसकी मृत्यु हो, और एक उसको असमय एक खास पर्पज से किसी दूसरे के भोजन के लिए जब मारा जाता है, तो उसके अंदर डर, क्रोध, घृणा, अपने आप को बचाने के लिए सभी तरह की प्रयास, उन सभी का एक उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर ये सब प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। और जब उसको मारा जाता है और उसके बाद उस मांस में उस सब तरह के जो भाव हैं वो भी उसके अंदर होते हैं। तो इस तरीके से आपके अंदर भी वो भाव जो हैं, हिंसा के, डर के, असुरक्षा के, अपने आप को बचाने के, ये सारे भाव भी ट्रांसमिट होते हैं। तो अपने आप को पूरी तरह से इन सभी गुणों से या अपगुणों से या ऐसे भावों से जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी चेतना के लिए बहुत घातक हैं, और हमारी चेतना के विकास के लिए जो पूरी तरह से विपरीत हैं, और जो हमारे प्रकृति में रहते हुए दूसरे जीवों की सुरक्षा करना, जो दूसरे जीवों को प्रेम करना, उस भावना के भी विपरीत हैं। तो इस प्रकार से हम उनके प्रकृति के नियम के विपरीत भी जाते हैं, अपने शरीर की आवश्यकताओं के भी विपरीत जाते हैं। और इस प्रकार हम पूरी तरह से मांसाहार को त्याग कर जब हम शाकाहार के मार्ग पर आते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक चेतना के विस्तार और विकास के मार्ग पर आते हैं। आज का यहाँ तक हम लेंगे। कल हम बात और करेंगे इस पे, शाकाहार पे, जिससे हम ये जानेंगे कि शाकाहार से हमारी आध्यात्मिक चेतना, जब हम
आध्यात्मिकता के मार्ग पर आए हैं तो शाकाहार उसमें हमें किस प्रकार मदद करता है, हेल्प करता है और हमारे लिए सहयोगी बनता है। किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि जानवर भी और मनुष्य के शरीर की रचना के बारे में बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सर। जी यस थैंक दोस्तों, यदि किसी को भी किसी तरह का प्रश्न हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके, अपना वीडियोस खोल के। किसी को कोई प्रश्न नहीं है। शाकाहार जो लगभग जितने भी ध्यानी हैं सब शाकाहारी ही हैं। ये हाँ, इसलिए वो इसीलिए जानते हैं जल्दी पहले से समझ ही, आता है। यस। वो पहले से हमने ही। इस तरह से समझाए, अच्छे से समझाए, कोई प्रश्न का गुंजाइश ही नहीं रखे, जी एकदम मन में आराम से उतर गया। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू सर, वेलकम। कल हम इसी को और विस्तार से जानेंगे कि हमारे स्पिरिचुअल जर्नी को हम किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं इस शाकाहार के द्वारा। राइट सर? जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू।